क्लास 11th के अकाउंटेंसी और बिजनेस का जो सिलेबस का एनालिसिस है उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में और आपको जानकर यह खुशी होगी कि कई सारे टॉपिक्स इसमें से डिलीट कर दिए गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जिनको इसमें पहली बार जोड़ा गया है। तो क्या है वो टॉपिक, जानने के लिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए। और इसके अलावा सिलेबस का पीडीएफ जानने के लिए आप विजिट कर सकते हो हमारी वेबसाइट www.commercesuper.com पर। और मैथ्स की वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे दूसरे चैनल ट्राई मैथ्स को, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, तो जो आपका इकोनॉमिक्स का फाइनल एग्जाम है वो 80 नंबर का आता है और इसके लिए आपके पास दो बुक्स हैं। पहली बुक है स्टैटिस्टिक्स की और दूसरी बुक है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। दोनों का वेटेज इक्वल है, यानी 40-40 नंबर की दोनों बुक हैं। अब जो पहली बुक है इसमें जो आपके इंट्रोडक्शन एंड कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन डेटा है ये 15 नंबर का गिवन है, लेकिन पहले ये 13 नंबर का था। तो इसमें जो वेटेज है वो बढ़ा दी गई है। और जो स्टैटिस्टिकल टूल है वो पहले था 27 नंबर का, अब हो गया है ये 25 नंबर का। तो इसमें मार्क्स बढ़ गए हैं 2 नंबर और इसमें आपके मार्क्स कम हो गए हैं। फिर आ जाता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इसमें जो इंट्रोडक्शन है वो 4 नंबर का ही है, लेकिन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड प्रोड्यूसर इसमें आपकी वेटेज बढ़ा दी गई है। पहले ये 13-13 नंबर के आते थे, लेकिन अब ये हो गए हैं 15 मार्क्स के। और ये नंबर कहाँ से लिया गया है? ये नंबर लिया गया है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन से। ये पहले 10 नंबर का आता था, लेकिन अब हो गया है ये 6 नंबर का। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको याद रहे कि किस चैप्टर में आपको ज़्यादा ध्यान देना है और किस चैप्टर में आपको कम ध्यान देना है। तो बढ़ते हैं, हम एक एक टॉपिक्स को लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। तो इसमें आप सिर्फ और सिर्फ बेसिक पढ़ोगे। इकोनॉमिक्स क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके क्या स्कोप है, फंक्शन, इसकी इम्पोर्टेंस और स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स और इसकी इम्पोर्टेंस। फिर चैप्टर सेकंड स्टार्ट हो जाता है कि डेटा को किस तरीके से कलेक्ट करते हैं यानी एकत्रित करते हैं, किस उसको ऑर्गेनाइज करते हैं यानी व्यवस्थित करते हैं, और किस तरीके से उसको फाइनली प्रेजेंट करते हैं। तो पहला कलेक्शन ऑफ डाटा, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है। इसमें आप डेटा का सोर्स पढ़ोगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। फिर जो बेसिक डेटा है उसको किस तरीके से कलेक्ट करते हैं, सैम्पलिंग क्या होता है, डेटा को कलेक्ट करने के मेथड्स क्या क्या होते हैं, और जो सेकेंडरी डेटा के रिसोर्सेज हैं वो मोस्ट क्या क्या हैं, जिसमें से आप पढ़ोगे सेंसस ऑफ इंडिया एंड NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। फिर आ जाता है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। इसमें मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये पढ़ोगे। क्लास 10th में आपने थोड़ा बहुत सीखा होगा, इससे आगे का अब आप 11th में सीखोगे। फिर आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी डेटा जो आपने कलेक्ट किया है उसको आप किस तरीके से फाइनली प्रेजेंट करना है। तो टेबल प्रेजेंटेशन यानी टेबल बनाना और चित्र के द्वारा डायग्राम बनाना, ये दोनों सीखोगे। जिसमें ज्योमेट्रिक फॉर्म्स क्या होती है यानी बार डायग्राम और पाई डायग्राम। फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स क्या होते हैं, जिसमें हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन एंड ऑब्जेक्ट्स का सीखोगे। और फिर अर्थमेटिक लाइन इन ग्राफ्स। फिर आ जाता है स्टैटिस्टिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन, यानी अब तक जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उसको प्रेजेंट किया है, अब उसके बेसिस पर आप कुछ इन्फॉर्मेशन यानी कुछ सूचनाएं एकत्रित करोगे कि वो किस लिए यूज किया गया, उसके क्या मतलब है, एटसेट्रा। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, और जिसमें से मेन है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी अर्थमेटिक, मीन, मीडियन एंड मोड। ये 10th क्लास में आपने सीखा होगा, तो यहाँ पर भी वही है, कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब इसके बाद एक नेक्स्ट जो टॉपिक था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो अब आपके में नहीं है, वो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। ये टॉपिक आपके लिए कम्प्लीटली डिलीटेड है। आपकी बुक में अगर ये टॉपिक हो तो आप इसको कम्प्लीटली छोड़ देना। और इसके ऊपर पूरा का पूरा एक चैप्टर बनता था, काफी लेंथी चैप्टर था, बहुत हार्ड इसमें फॉर्मूलाज थे जिसको करने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती थी, लेकिन अब आपके लिए राहत की बात है क्योंकि आपको ये नहीं करना पड़ेगा। फिर आ जाता है कोरिलेशन, यानी रिलेशन क्या है डेटाज में ये फाइंड आउट करना, इसका मतलब क्या है, स्कैटर डायग्राम क्या होता है, जो कोरिलेशन को मेजर करने की जो मेथड्स हैं वो क्या क्या हैं। तो उसमें दो मेथड्स करने हैं, एक तो कार्ल पियर्सन का मेथड, 2 वेरिएबल अनग्रुप्ड डाटा का, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप्ड डाटा का आपको नहीं करना है, यानी जो क्लास की जो टेबल्स होती हैं उससे आपको नहीं करना है, अनग्रुप्ड डाटा का आपको करना है। फिर स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन ये भी आपको करना है। आप अपने सामने बुक खोल के रखिएगा और उसमें टिक करते जाइएगा कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है, जिससे आपकी मेहनत भी बचेगी और साथ ही साथ क्या आपको करना है वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। फिर आ जाता है आपका इंडेक्स नंबर। आपने पेपर में पढ़ाई होगा इंडेक्स नंबर के बारे में, सूचकांकों के बारे में। तो अब यहाँ पर आप इसका मतलब समझोगे और ये कितने तरह के होते हैं वो भी आप यहाँ पर सीखोगे।
तो होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये सारे आप यहाँ सीखोगे। इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर में क्या रिलेशन है ये भी आप इसमें सीखोगे, यानी महंगाई और सूचकांक। फर्स्ट बुक आपकी कंप्लीट। अब आ जाती है आपकी नेक्स्ट बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर सिर्फ बेसिक पढ़ोगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती हैं, इकोनॉमी क्या होती हैं, इसकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स यानी केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं, जैसे क्या उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, किस तरीके से उत्पादन किया जाए। फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती हैं, ये सब आप इसमें सीखोगे। फिर आ जाता है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड यानी मांग और उपभोक्ता किस तरीके से अपने सेटिस्फाई लेवल तक पहुंचता है। तो इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी उपभोक्ता संतुलन क्या है, यूटिलिटी यानी उपयोगिता क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये सब आप इसमें सीखोगे। फिर इंडिफरेंस कर्व बनाना सीखोगे। यूटिलिटी और इंडिफरेंस कर्व ये दोनों लगभग एक से ही हैं, इसमें मेथड्स अलग अलग हैं। कंज्यूमर बजट क्या होता है, बजट लाइन क्या होती है, प्रेफरेंसेस टू द कंज्यूमर्स क्या होते हैं। उसके बाद आता है आपका डिमांड यानी मांग। तो मांग क्या होती है, बाजार मांग क्या होती है, मांग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, डिमांड शेड्यूल, मांग तालिका क्या होती है, डिमांड कर्व, मांग वक्र क्या होता है, स्लोप क्या होती है, जो जो आपका डिमांड कर्व बनाया है, जो डायग्राम बनाया है उसमें किस तरीके से मूवमेंट होता है, उसका शिफ्ट का क्या मतलब होता है, यानी जब प्राइस में चेंजेस होता है तो किस तरीके से डिमांड कर्व में भी चेंज होता है। फिर आ जाओगे आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच, इसके मेथड्स अलग अलग होते हैं, इनको कैसे मेजर करोगे उन मेथड्स के थ्रू वो आप सीखोगे। तो दो मेथड्स आपको करने हैं, एक तो परसेंटेज चेंज मेथड और दूसरा है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये जो आपका है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ये आपके लिए न्यू है, यानी ये पहले आपके सिलेबस में नहीं था लेकिन अब ये आपको करना है। तो अगर ये आपकी बुक में नहीं है तो आपको किसी और बुक में से आपको ये देखना पड़ेगा। फिर आ जाता है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, जहां आपने उपभोक्ता और उसके द्वारा की गई मांग के बारे में पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर आप उत्पादक और उसके द्वारा की गई पूर्ति के बारे में भी पढ़ोगे। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है छोटे पीरियड और लंबे पीरियड के लिए, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं तो वो भी आप सीखोगे। फिर रिटर्न्स टू ए फैक्टर क्या होते हैं, फिर लागत और आय, ये सब सीखोगे कि टोटल क्या आय क्या होती है, टोटल कॉस्ट क्या होती है, एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ये सब आप इसमें सीखोगे। फिर आ जाता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जैसे कि उपभोक्ता संतुलन था वैसे ही उत्पादक संतुलन भी होता है, तो इसका क्या मतलब है, इसकी क्या कंडीशंस होती हैं, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट, इन सब से रिलेटेड इसको किस तरीके से संतुलन होता है वो आप सीखोगे। फिर पूर्ति का चैप्टर स्टार्ट हो जाता है यानी सप्लाई, बाजार पूर्ति मार्केट सप्लाई क्या होती है, इसको निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, सप्लाई कर्व, इसके स्लोप, इसमें मूवमेंट, जैसे डिमांड कर्व का सीखा था वैसे ही यहाँ पर आप सप्लाई कर्व का सीखोगे। फिर जैसे डिमांड इलास्टिसिटी निकाली थी वैसे ही आप यहाँ पर सप्लाई इलास्टिसिटी यानी पूर्ति लोच निकालोगे, और यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही मेथड यूज करना है जिसका नाम है परसेंटेज चेंज मेथड। फिर आ जाता है आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो मार्केट की अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं और परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट होती है उसमें से प्राइस किस तरीके से निर्धारित किए जाते हैं, कीमत किस तरीके से निर्धारित की जाती हैं, तो वो आप इसमें सीखोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, मार्केट किस तरीके से इक्विलिब्रियम पर पहुंचती है, और डिमांड एंड सप्लाई कर्व में जब शिफ्ट्स होते हैं तो किस तरीके से प्राइस चेंज होता है, वो आप यहाँ सीखोगे। अब इसके बाद एक टॉपिक था जिसका नाम था अदर मार्केट फॉर्म्स, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और उसके मीनिंग एंड फीचर, वो आपको नहीं करने हैं, यानी कंप्लीटली ये चैप्टर आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। अगर आपकी बुक में हो तो ये आपको नहीं करना है। फिर आ जाता है आपका सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसमें आप प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर ये टॉपिक्स आप पढ़ोगे। तो इसी के साथ ही ये जो आपका सिलेबस है इकोनॉमिक्स का वो खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दीजिएगा, और इसके अलावा आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो वो भी बता दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।